Hello and good evening, all of you. Good evening, sir. Yes, very good evening, all of you. तो ओके, आज हम लोग कम्युनिकेशन की सेकंड क्लास है हमारी. एक क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, तो सेकंड क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. तो जो टॉपिक पिछली बार हमारे आधे रह गए थे कुछ, उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज कम्युनिकेशन में. तो एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर जो अगला पार्ट है वो करेंगे स्पेस कम्युनिकेशन वाला अगली क्लास में. ठीक है, तो एक पार्ट आज खत्म कर लेते हैं. स्पेस कम्युनिकेशन वाला छोटा सा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा. चलिए, तो आई थिंक सबको आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है. Yes, sir. ओके, ठीक है. तो लास्ट टाइम पे हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने देखा था, कैसे कैसे हम लोग करते हैं वो सब हमने देखा था. कि हम जो मॉड्यूलेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब कैसे कैसे करते हैं वो सब हमने पढ़ा था. ठीक है, एंड कुछ हमने फॉर्मूले भी देखे थे उसमें. मॉड्यूलेशन इंडेक्स वगैरह इन सब का देखा था हमने, क्या क्या होता है, वैल्यू, रेशो, मतलब हम किसको बोलते हैं. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो हमने पढ़ा था, ए एम बाई ए सी का रेशो पढ़ा था, म्यू होता है जो. और जो म्यू होता है हमने पढ़ा था कि म्यू जो हमारा है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मोर देन वन नहीं होना चाहिए. ज़्यादा होगा तो सिग्नल अच्छा बनेगा आपका, लेकिन अगर मोर देन वन होगा तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. वो सब हमने देखा था. कैरियर वेव क्या होती है ना, मेन वेव आपकी जो मॉड्यूलेटिंग वेव होती है वो क्या होती है, वो सब हमने देखा था. तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम पे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मेनली हमने डिस्कशन शुरू किया था. एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह ड्राइव किए थे. तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास. तो लास्ट टाइम पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है वो सम होके जो आती है वैल्यू, हमने लास्ट टाइम लिखा था कि ये आती है ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी. हमने लास्ट टाइम लिखा था. और फिर हमने क्या किया था, हमने कि हमने लिखा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ले लिया था हमने, ए एम बाई ए सी. तो यहाँ से हमने ए एम की वैल्यू निकाल ली थी, उसको यहाँ पुट कर दिया था. तो यहाँ पे जब म्यू ए सी पुट करोगे तो आपका ए सी कॉमन आ जाएगा बाहर. तो ए सी को बाहर ले लिया था, साइन ओमेगा सी टी को भी बाहर ले लिया था, ले सकते हैं मतलब बाहर. तो ये क्या बनेगा आपका, जो आपका बचा था लास्ट में, अंदर क्या बचा था आपका, अगर हम कॉमन लेने से बाहर, तो वी कैन राइट दिस एज 1 वन प्लस ए एम IAC. ओमेगा एम टी कर सकते हैं. ठीक है, ये कर सकते हैं. तो हमने लास्ट टाइम पे किया था. तो ये सर साइन ओमेगा MT होगा ना. साइन ओमेगा एम टी, हाँ. तो ये हमने लास्ट टाइम पे कर लिया था. ठीक है, अब देखो यहाँ से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. अगर हम इसको जो है ऐसे लिखें, यहाँ पे सर म्यू आ अपॉन जाएगा, में AC नहीं लिखा आपने. यहाँ पे म्यू आ जाएगा. हाँ, ए सी का उल्टा, रुको रुको, हमने उल्टी वैल्यू पुट कर दी लग रहा है. हमने ए एम की वैल्यू पुट करी है ना, तो ए एम की जब वैल्यू पुट करोगे तो म्यू ए सी आया. ठीक है, म्यू ए सी आया यहाँ पे, जब हमने यहाँ से निकाला तो ए एम की ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे. अब क्या होगा, मैं ए सी कॉमन ले सकता हूँ, तो ए सी कॉमन लूंगा तो यहाँ पे, और साइन ओमेगा सिटी भी ले सकता हूँ कॉमन. तो ए सी साइन ओमेगा सिटी अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा. प्लस यहाँ पे ये म्यू ए सी आ चुका था ऑलरेडी, तो ए सी बाहर जा चुका है, तो म्यू बचेगा, साइन ओमेगा सी टी ये बचेगा. ठीक है, तो ये कर सकते हैं. अच्छा, अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था. तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था कि यहाँ तक हमने लिखा था. अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, मैं साइन ओमेगा सी इसको कॉमन ले लेता हूँ. तो अंदर क्या है, ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी आया. ठीक है, अब ये चीज़ जो है इसका एम्पलीट्यूड है एक तरह से. तो जो मैक्सिमम हमारा एम्पलीट्यूड आएगा, ए मैक्सिमम, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मतलब यूजुअली वोल्टेज होती है.
जो भी वोल्टेज होगी उसकी, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगी या जो भी आएगा वो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आपका आएगा ए सी माइनस, सॉरी, प्लस ए एम। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूं तो वो आएगा ए सी माइनस ए एम। इतना क्लियर है सबको? यस। ओके। अब अगर मैं यहाँ से ए एम का वैल्यू निकालना चाहूँ और ए सी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए एम का वैल्यू कितना आएगा ए मैक्स और ए मिन की टर्म में? क्या वैल्यू आएगा ए एम का? लिख सकता हूँ ए मैक्स माइनस ए मिन बाई 2। ठीक है। यस अगर मैं इन सर। दोनों को माइनस माइनस करूंगा तो टू ए सी आएगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर मान लो ए टू ए एम आएगा, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ए सी आएगा। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ मैक्सिमम मिनिमम को, टू ए सी आएगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ए सी आ जाएगा, मतलब सिंपल। तो ये जो है ए सी और ए एम है। तो अगर मैं म्यू निकालना चाहूँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरा ए एम बाई ए सी होता है। तो मैं मैक्सिमम वोल्टेज के उसमें जो है टर्म में निकाल सकता हूँ ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन। टू तो कट जाएगा दोनों तरफ से। तो ये मेरा जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया। ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यूजुअली लेस देन 1 आएगा, अंटिल आपका ए मिनिमम जो है नेगेटिव, ऐसा कुछ और चीज ना हो जाए। तो म्यू जो है मेरा लेस देन 1 आता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है यहाँ तक सबको जो हमने निकाला है? ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। राइट। ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 केस अराइजेस होते हैं कि ए आपका अगर मोर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो, या 0 हो। स्पेशल केस मान देखते हैं। अगर मान लो म्यू 0 होगा तो क्या होगा? इफ म्यू इज 0, तो म्यू 0 का मतलब कि आपका जो आया था ए मैक्स माइनस में ए मिन आया था, अगर म्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ए मैक्स इक्वल टू ए मिन हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई यहाँ पे जो है मॉड्यूलेशन नहीं हुआ, किसी तरह का मॉड्यूलेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं अभी। और अगर एम्पलीट्यूड दोनों सेम आ रहे हैं मॉड्यूलेशन के बाद तो फिर तो एम्पलीट्यूशन वो मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम और दोनों बराबर आ रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ आपका मॉडल जो है ये एम्पलीट्यूड। तो देर इज नो मॉड्यूलेशन। अगर आपका म्यू 1 आता है तो म्यू 1 आने का मतलब क्या हुआ कि ए मैक्स माइनस ए मिन इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिन। इसका मतलब क्या हुआ? ए मिनिमम इज 0। तो आपका जो ए मिनिमम आएगा वो 0 आएगा। तो इसका जो एक्चुअली ग्राफ बनता है, अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी का, तो मैक्सिमम जो होगा वो कुछ होगा लेकिन मिनिमम आपका 0 आएगा। ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ बनाओगे, जो वेव आपकी बनेगी, उसका ए मिनिमम जो होगा वो 0 होगा एम्पलीट्यूड। कब? जब म्यू आपका 1 है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा टाइम के साथ, ए मैक्स और ए मिन का, तो जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड विल बी 0। ठीक है, ये क्लियर है? यस। ओके। मान लो मैं म्यू को 1/2 लेता हूँ या 1/3, ऐसा कोई केस ले लेता हूँ। अगर मैं 1/2 लूंगा तो क्या आएगा इसमें? अगर मैं इसको 1/2 करूंगा तो देखो ये आएगा आपका ए मैक्स माइनस ए मिन इक्वल टू, या डिवाइड कर लेते हैं पहले, ए मैक्स प्लस ए मिन इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ए मैक्स माइनस 2 ए मिन मिनिमम इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। तो किसी भी केस के अंदर मैंने 2 ले लिया, 1/3 भी ले सकते हो आप। अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जब होती है तब क्या आता है आपका? तो यहाँ पे ए मैक्स आ जाएगा और यहाँ पे इसको जाएंगे तो 3 ए मिन, तो 3 टाइम्स ऑफ द मिनिमम वैल्यू है।
तो ए मैक्स जो है वो 3 टाइम ऑफ द मिनिमम वैल्यू है। तो इस टाइम पे जो ग्राफ बनेगा उसमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 3 टाइम ऑफ जीरो तो जीरो ही होता है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम जब होगा तो जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी उसकी, ऐसे आपकी वेव बनेगी। ठीक है, तो इसके बीच में आपकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो बनेंगी आपकी, तो ऐसे बनेंगी कुछ। तो यहाँ पे ये आपका ए मिन है और ये ए मैक्स है। तो ये डिपेंड करता है आपका कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, उस पर इनका रिलेटिव वैल्यू डिपेंड करेगा कि वो 3 टाइम्स है या 4 टाइम है या 5 टाइम है या 2 टाइम है। तो एक केस ये हो सकता है। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब एक केस होता है कि अगर मोर देन वन होता तो उसमें कैसा होता है। तो मोर देन वन देख लेते हैं एक बार। 0, 1.5 हमने देखा। म्यू अगर मोर देन वन होता है तो उस केस में ऐसा कुछ बनेगा कि ए मैक्स माइनस ए मिन बाय ए मैक्स प्लस ए मिन इज मोर देन वन, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मैंने इम्प्रैक्टिकल सा कुछ आएगा। तो इसका जो एक्चुअली ग्राफ बनता है जब बनाया जाता है तो ऐसा ग्राफ बनता है इसका, डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें ये जो है बीच में मिसिंग पार्ट होता है। इसको बोलते हैं मिसिंग सिग्नल। इसको बोलते हैं मिसिंग सिग्नल। तो यहाँ पे जो मिसिंग सिग्नल होता है आपका, कब, जब म्यू जो है मोर देन वन होता है। तो आपका यहाँ तो ग्राफ होगा, यहाँ भी ग्राफ होगा, लेकिन बीच में मिसिंग होगा। तो म्यू मोर देन वन जब होता है तो मिस सिग्नल कुछ जो है मिस हो जाता है हमारा पार्ट, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। डिस्टॉर्टेड सिग्नल बोलते हैं हम लोग, कि डिस्टॉर्टेड हो जाता है हमारा। तो म्यू जो है मोर देन वन में हम लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अगर हम आगे देखें, इसके कुछ जो हमने फॉर्मूले अभी तक लिखे हैं इनको एक बार देख लें। ये फॉर्मूले ने जो ड्राइव किए हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कर लेते हैं। कुछ सीबीएसई में भी आए हैं कुछ क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या क्वेश्चन है। तो लेट अस डू सम 1-2 क्वेश्चन ताकि आपको और क्लियर हो जाए जो हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये वाला उठा लेते हैं। एंड और ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लेकिन वी डोंट नो कि ये किसके सिलेबस में होगा। नीट में तो शायद नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जेई में हो सकता है। तो डिपेंड्स, को भी कुछ नहीं बोल सकते किस किस को पढ़ना एक्चुअली फाइनल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ लो, छोटे चैप्टर है, एक और क्लास में खत्म ही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि तो नीट में तो शायद नहीं है ये। हाँ, नीट के सिलेबस में यूजुअली नहीं रहता ये, जेई में होता है। लेकिन अब देखते हैं इस बार क्या कोर्स सिलेबस आता है। अभी जेई का भी वो आने वाला है मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में, कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन। सर तो जेई दो में ही तो कह रहे attempt हैं होगा। 2 अटेम्प्ट होंगे। 2 दे रहे हैं इस बार? Yes, sir. सुनने में तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, 2 भी क्या करोगे ज़्यादा लेके, ये सब ज़्यादा पहले में हो जाएगा फिर। कंपटीशन हो जाता है ज़्यादा में और ज़्यादा। जिन लोगों ने तैयारी पूरे 2 साल की होगी उनको फ़ायदा होगा, जितने कम अटेम्प्ट होंगे। और अगर अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाता है जो फिर ड्रॉप ईयर वाले तैयारी कर रहे होते हैं या बाकी होते हैं, उनको वहाँ फ़ायदा हो, क्योंकि उनको टाइम मिल जाता है फिर। तो आप लोगों को तो बेनिफिशियल, अगर आप ढंग से आप कर रहे थे 2 साल से तो आपके लिए तो अच्छा है। फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मैक्सिमम सब एम्पलीट्यूड। में ज्यादातर मॉडरेशन इंडेक्स के आते हैं क्वेश्चन इसके। हाँ, मेन वही क्वेश्चन आते हैं, देख लेना इसके छोटे मोटे जो क्वेश्चन है मेंस वाले। फाउंड टू बी, हम भी देख लेंगे क्लास वाला जब होगी। टू बी 10 वोल्ट while minimum amplitude is 2 वोल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो हम कर रहे हैं इस टाइप के वैसे ही आते हैं लगभग। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स?
म्यू का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा था म्यू जो हमारा होता है क्या होता है, ये होता है ना ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन। 1.5। नहीं 1.5 नहीं आएगा, कम आएगा 1 से। 0.66। 0.67 है ना। यस सर। ठीक है, तो ए मैक्स बाय ए मिन करोगे, मैंने ए मैक्स माइनस ए मिन करके डिवाइड करोगे ए मैक्स प्लस ए मिन से, तो बस 10 और 2 दिया हुआ ये। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सीबीएसई का, वो वैसे ही मतलब उसमें लिखा था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ए मिनिमम इज बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ये भी सीबीएसई का 2 बार आ रखा है, तो उसमें भी हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक ये कराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको न्यूमेरिकल कराई दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही है लगभग। इसमें भी लिखा है कि द मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एएम वेव, हम ये एएम के लिए पढ़ रहे हैं सब कुछ जो भी हमने पढ़ा अभी तक, इज 16 मिली वोल्ट एंड मिनिमम पीक टू पीक voltage is 8 millivolt. What is the modulation index? इसका मतलब है कि मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब है कि ये अगर मैक्सिमम वोल्टेज है आपकी और ये मिनिमम है, ऐसे नेगेटिव साइड भी होगी आपकी, तो ये जो गैप है ये 16 वोल्ट का है, ये जो गैप है ये 8 वोल्ट का है। तो ई मैक्स कितना आ जाएगा आपका? ई मैक्स अगर आप लिखोगे तो वो होगा इसका आधा, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी ये वाली। और ऐसे ई मिनिमम लिखोगे जब, तो वो आपका आएगा इसका आधा। ठीक है, अब निकाल तो लो। 0.33 आ रहा है। हाँ 0.33 आएगा। तो अगर आप पूरा वैल्यू यस पुट सर। करते तब भी 0.33 आता, लेकिन हाँ अगर आप यस पूरा तो वैल्यू उससे भी पुट वही आ करते रहा तो था। 0.33 आता, लेकिन वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है। टेक्निकली आपको ये पहले मिनिमम मैक्सिमम निकालना पड़ेगा।
एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो हो सकता है आपका 2 नंबर का होगा तो आधा नंबर कटेगा या 1 नंबर कटेगा अगर आपने ऐसे निकाला डायरेक्ट, या हो सकता है टीचर पूरा भी काट दें कि आपने गलत समझा है, डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। सर लास्ट स्लाइड दिखाइए। हो गया सर। ओके, अगला कर लेते हैं। ये जो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, और सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज and peak voltage 10 volt is used to modulate a carrier wave of frequency 1 megahertz and peak voltage 20 volt. Determine modulation index and sideband produced. तो यहाँ पे AM और AC आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो म्यू निकालना है आपको। तो बताओ म्यू कितना आएगा और साइड बैंड क्या आएंगे। शायद हमने किया तो नहीं था, चलो देखो करके। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने दूसरा एक। सर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा 0.5 ओके, और साइड बैंड 1010 990। ओके। तो म्यू निकालना है, म्यू का मैं पता डायरेक्ट क्या होता है हमारा, म्यू AM/AC होता है। अब यहाँ पे आपको दोनों दे रखे हैं। जो कैरियर वेव है आपकी, उसका पीक वोल्टेज है 20 और इसका पीक वोल्टेज था 10, तो 0.5 हो गया ये तो। ठीक है, आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा किसी को। ये हमने पहले किया था वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला नहीं है जो हमने देखा है। ठीक है, अब जो है
क्या नाम बोलते हैं, हमें निकालना है साइड बैंड प्रोड्यूसर्स। तो साइड बैंड आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वो करते हैं चेंज। तो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप प्लस म्यू एम और माइनस जो आपका सिग्नल है उसकी वोल्टेज प्लस माइनस होती है, सॉरी, प्लस और माइनस होती है, तो इसको हम अपर बैंड बोलते हैं, अपर साइड बैंड। इसको लोअर साइड बैंड बोलते हैं। तो कुछ अपर साइड फ्रीक्वेंसी आएगी, वो आपकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1 मेगा हर्ट्ज। तो 1 मेगा हर्ट्ज हो गई, प्लस इसकी सिग्नल की, और यहाँ पे आप लिखोगे तो 1 मेगा हर्ट्ज माइनस 10 किलो हर्ट्ज, ये आएगा। और इसको अगर आप और लिखना चाहो तो इसको 1000 कर लो किलो हर्ट्ज में, तो 1000 प्लस 10 किलो हर्ट्ज, तो ये आपका हो जाएगा 1010 किलो हर्ट्ज। और इसको करना चाहो तो 1000 - 10 990 किलो हर्ट्ज। तो ये आपका लोअर साइड हो गया, ये अपर साइड हो गया। तो ये आपका साइड बैंड्स हैं। और आपसे अगर बैंड विड्थ पूछता तो बैंड विड्थ कितनी है आप, अपर और लोअर का डिफरेंस हो जाएगा, बैंड विड्थ 20 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपकी ये बैंड विड्थ होगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ओके। एक मिनट अगला है सर, हमारा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। अच्छा, कर लो। हो गया सर। डन। यस सर। ठीक। अगला हमारा है पावर एंड करंट। जब इसमें पावर होती है वेव की एएम के केस में, और करंट कितना होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही यहाँ पे, पावर एंड करंट इन एएम वेव। तो आपकी जो पावर होती है, पावर पर साइकिल, पावर पर साइकिल ऑफ अनमॉड्यूलेटेड वेव, जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है इनफैक्ट, जो होती है वो आपकी होती है AC का स्क्वायर बाय 2R। AC तो आपको पता है, इसमें एम्पलीट्यूड है उसका, जो भी वोल्टेज होगा। R जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस है एंटीना का। एंड अगर आपकी मॉड्यूलेटेड वेव है जब, इसको हम बोलते हैं मान लो PC, तो पावर पर साइकिल ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, PT लिखते हैं 1 + μ²/2। ये फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये इसका कोई डेरिवेशन वगैरह हमारे पास तो नहीं है। PT और PC का जो रेशियो आएगा वो 1 + μ²/2 आता है। अब पावर आपकी क्योंकि I²R होती है, तो ये करंट आ गया इस केस में। और आपका जो अनमॉड्यूलेटेड वेव है उसके केस में ये I²CR होगा। तो यहाँ पे करंट का रेशो भी है ये, तो वी कैन राइट दैट I²T बाय I²C 1 + μ²/2 है। तो ये भी हमारा रिलेशन है कि IT/IC का जो रेशो आता है वो रूट ऑफ,
ठीक है, तो ये भी हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने पावर वाला किया है अभी। क्वेश्चन है आपका ये वाला कि a broadcast AM transmitter radiates 50 kilowatt of carrier power. What will be the radiated power at 85% modulation?
चाइना से बहुत सारे क्या है आंसर? अभी हमने रिलेशन देखा था ना दोनों का, करियर पावर जो है, पावर आपकी पीटी और पीसी जो थी 1 + μ²/2। तो क्या बोल रहा है कि रेडिएट द पावर ऑफ 50 किलोवाट ऑफ करियर वाली है, 50 है आपकी, ये आपको निकालनी होगी मॉड्यूलेटेड वाली। तो मॉड्यूलेटेड वाली आपकी आएगी, वो इतनी आएगी, म्यू आपको दे रखा है 0.85। तो यहाँ से निकालना है, देखो क्या आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई नहीं कर रहा कोई भी 0.85 के 85 से? एक मिनट से। $68 आ रहा है सर। हाँ 68.1 दिया हुआ है यहाँ पे। सर 06 आ रहा है, 68.06। तो बनी हो गया। यस सर। और ये किलोवाट में था, तो ये किलोवाट में आ जाएगा आंसर, है ना। 68.1 किलोवाट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है बिटवीन मॉड्यूलेटेड वेव एंड जो आपकी करियर वेव होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी उनकी पावर का। क्लियर है यहाँ तक यस सर। सबको? ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा, एक और पार्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो काफ़ी यूजफुल है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा ही दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज यही होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप पे कोई लिमिटेशन ना हो। कई बार लिमिटेशन आती है तो फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी करना पड़ता है, अगर फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है, समथिंग कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन ये अच्छा होता है काफ़ी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर द, स्पेशली फॉर द ऑडियो सिग्नल्स। तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आपकी वेव होती है, is superimposed on a high frequency carrier wave in such a way that the amplitude of मॉड्यूलेटेड वेव, जो मॉड्यूलेटेड हो गई है फाइनली, उसका एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएंगी, टाइम के साथ मतलब वेरी करेंगी। मॉड्यूलेटेड वेव इज सेम एज दैट ऑफ कैरियर वेव, but its
frequency is varied in accordance with the instantaneous value of the modulating voltage. उसके अकॉर्डिंग हम वेरी कराते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड सेम रहता है। तो अगर आपकी मान लो ये अगले पेज पे ये ऐसे बना देते हैं, मान लो आपकी ये वेव है, इसकी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कैरियर वेव है, ये कैरियर वेव आपकी ऐसी है, और आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो ऐसा है जिसको आपने भेजना है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो वेव आपकी ट्रैवल करती है ना तारों में जो जाती है, वो आपकी कंटिन्यूस वाली वेव ही होती है ना। डिजिटल एनालॉग सिग्नल मूव करता है, डिजिटल वाला मूव नहीं करता। तो हमें वहाँ पे फिर वो करना पड़ता है उससे, जब कंप्यूटर पे लेकिन वो आपको चाहिए बाइनरी नंबर वाला, तो फिर वहाँ पे मॉडम लगा के उसको चेंज करना पड़ता है। तो जब भेजते हो आप तो ऐसे ही जाता है कंटिन्यूस वाला। तो आपने इसको सुपर इम्पोज जब किया, ये आपका कैरियर वेव था, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, दोनों को सुपर इम्पोज किया तो एम्पलीट्यूड सेम रहा। जो कैरियर वेव का था, जो एम्पलीट्यूड था ये सेम रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगी टाइम के साथ अलग अलग होगी। जैसे मान लो ये ऐसे बना, एम्पलीट्यूड सेम आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी कभी तो ज़्यादा है, कभी यहाँ पे कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे मूव बनेगा ये। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग होगी, तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। इसमें फ्रीक्वेंसी आपने इसकी अल्टर की है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इस वेव की, वो कभी काफ़ी ज़्यादा होगी, कभी काफ़ी कम होगी। अगर आप टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, इसमें फ्रीक्वेंसी एंड टाइम का ग्राफ बनाए, तो फ्रीक्वेंसी कभी काफ़ी ज़्यादा होगी, कभी काफ़ी कम होगी। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा टाइम के साथ। आप समझ रहे हो, ये तो एक्चुअल वेव है और ये वेव की फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है एफएम वेव में। तो कभी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, कभी काफ़ी कम होगी। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात यहाँ तक? यस सर। ओके। और ये जो आप सुपर इम्पोज कर रहे हो, आपने करियर वेव को और मॉड्यूलेटेड सिग्नल को सुपर इम्पोज करके वेव बनाई है। जब आगे आप इसे भेजोगे फाइनली, तो फाइनली आपको करियर वेव को हटाना पड़ेगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव को हटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि उसमें सर्किट कैसा यूज़ करते हैं ताकि हाई फ्रीक्वेंसी की वेव वहाँ से कट जाए। तो आपने एक्चुअली पढ़ा था कि कैपेसिटर जो इंडक्टर होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करंट को अलग अलग रिएक्ट करते हैं, है ना। तो कैपेसिटर जो होता है एसी को आराम से पास कर देता है, इंडक्टर नहीं करता। तो वहाँ पे हम ऐसा कुछ यूज़ करेंगे कि हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव को हटा दें, ताकि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो आपको फाइनली आउटपुट में मिले, राइट। तो आगे देखेंगे हम। अभी तो ये चल रहा है भाई कि यहाँ पे हमने इसको किया और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी हमने मॉड्यूलेटेड कर दी, तो ऐसा कुछ बना। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आती है इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो है कितना डेविएशन हुआ। डेविएशन मतलब amount by which carrier frequency is varied from its unmodulated ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, मान लो कि थी, तो जो आपने नया जो ग्राफ बनाया, तो ये
ये ओरिजिनल वैल्यू थी म्यू सी, और अब जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू है। तो जो डिफरेंस आता है इन दोनों का, उसको हम बोलते हैं डेविएशन, कि किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वो कितना अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डेविएट कर रही है, तो इसको हम डेविएशन बोलते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। ठीक है। अब एक चीज और पाई गई है कि जो डेविएशन होता है, डेविएशन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। तो डेविएशन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू से होगा मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। तो डेल्टा जो होगा प्रोपोर्शनल टू ई एम होगा, मॉड्यूलेटिंग जो भी आपकी वोल्टेज होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। ई एम को हम लिख सकते हैं ए एम साइन ओमेगा एम टी, तो डेल्टा इसके प्रोपोर्शनल होगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट के इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का, साइन ओमेगा एम टी हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा आपका जो था वो आपका था म्यू माइनस म्यू सी, तो यहाँ से वी कैन राइट दैट कि आपका जो म्यू होगा वो हो जाएगा म्यू सी प्लस के टाइम्स ए एम साइन ओमेगा एम टी। ये हमारा फ्रीक्वेंसी आएगी, जो किसी टाइम पे फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। अब यहाँ पे जो ये साइन है, साइन की वैल्यू प्लस से और प्लस वन से माइनस वन तक वेरी कर सकती है। तो वी कैन राइट कि म्यू की जो वैल्यू है इट विल वेरी फ्रॉम म्यू सी प्लस के एम टू म्यू सी माइनस ए के एम, माने के ए एम। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये होंगी, डेल्टा मैक्सिमम और डेल्टा मिनिमम, राइट। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर मैं डेल्टा मैक्स निकालूं तो डेल्टा मैक्स कितना आएगा? डेल्टा मैक्स आपका होता है म्यू माइनस म्यू सी होता है, म्यू माइनस म्यू सी, तो माइनस करूंगा तो के ए एम आएगा, तो प्लस माइनस के ए एम, दिस इज द डेल्टा मैक्स, राइट। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ तक हमने नोट कर लिया है। अभी जो मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़ा था पीछे, वो था आपका एएम वेव के लिए जो हम म्यू लिख रहे थे। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक नोट कर लिया है, अगले पेज पे चले। एक मिनट सर। ओके सर। डन, ओके। तो इन सब टर्म जो हमने भी डिफाइन किए हैं उनसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डिफाइन करते हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक्चुअली जो होता है वो इसका रेशो होता है, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे डेल्टा मैक्सिमम जो आपने निकाला है डिवाइड बाय जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है आपका, है ना। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका होगा उससे कितना डेविएशन मैक्सिमम हुआ, मतलब कितना रेशो एक तरह का। तो जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे होता है उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। एम एफ जो होता है आपका डेल्टा मैक्सिमम डिवाइड बाय जो आपकी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये आपका के ए एम बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल
मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। इसके रेशो को हम बोलते हैं एमएफ। अब ये क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी के रेशो हैं तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। एमएफ हैज नो यूनिट, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी का रेशो था। ओके, तो ये हमारा एम एफ ओ यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। अब जो है एम एफ पे भी क्वेश्चन आएंगे कुछ, आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट हैं एफ एम वेव से रिलेटेड, थोड़ा सा आपको और आइडिया क्लियर करेंगे एफ एम वेव क्या होती है। जैसे पहला पॉइंट है कि एफ एम वेव जो होता है, आपने जब ए एम वेव पढ़ा था वहाँ पे दो बैंड आ रहे थे, अपर और लोअर वाले दो थे आप, लेकिन यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी काफ़ी सारी वेरी करती हैं, तो यहाँ पे आपको कई सारी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। तो आउटपुट जो होगा एफ एम वेव का, जो आउटपुट होगा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ साइड बैंड्स, तो यहाँ पे कई सारे साइड बैंड होते हैं, whose frequency is प्लस माइनस म्यू एम, है ना, या फिर म्यू सी प्लस माइनस 2 म्यू एम, या फिर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में 3 म्यू एम। तो ये कई सारे इसमें जो है पॉसिबिलिटी होती हैं, तो यहाँ पे कई सारे जो है आपके साइड बैंड अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो नंबर ऑफ साइड बैंड बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ साइड बैंड जो होते हैं वो डेल्टा के साथ कैसे वेरी करते हैं। तो डेल्टा का जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो अगर आपका डेल्टा ज़्यादा है तो साइड बैंड भी ज़्यादा होंगे। तो अगर आपका डेल्टा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ साइड बैंड, नंबर जो होंगे इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ साइड बैंड इंक्रीजेस। ठीक है, अगला पॉइंट है एक जो इम्पोर्टेंट और है, साइड बैंड सिमेट्रिक होते हैं, तो आपको पता ही है दोनों तरफ को, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट यह है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है मॉड्यूलेटेड वेव में, एफ एम वेव द इंफॉर्मेशन इज इन साइड बैंड्स, इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो साइड बैंड से ही मिलती है। एंड हेयर बैंडविड्थ इज तो बैंडविड्थ आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस माइनस जैसे ही है, प्लस माइनस तो 2 म्यू एम का बैंडविड्थ है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को डिफरेंस देखोगे तो 2 एफ का डिफरेंस है। अगले वाले केस में 4 एफ का डिफरेंस है, अगले केस में 6 एफ का डिफरेंस है। तो बैंडविड्थ जो होती है यहाँ पे वो 2 टाइम्स n इंटू म्यू एम होती है बैंडविड्थ। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, इजी है आपके लिए, तो है ना, इवन मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग, जो भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी का इवन मल्टीपल होगी। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, अब यहाँ पे है कंपैरिजन ऑफ
AM wave and frequency modulated FM waves. तो AM वेव एंड FM वेव, तो क्या मतलब उसमें एडवांटेज क्या है, हम क्यों FM वेव को प्रिफर करते हैं और कब हम AM वेव को प्रिफर करते हैं? तो पहले एडवांटेज ऑफ FM वेव देखते हैं। एडवांटेज ऑफ FM वेव, उसकी एडवांटेज क्या है? पहला है बिकॉज एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो ट्रांसमिशन इज मोर इफेक्टिव। क्योंकि है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो पावर भी कांस्टेंट है। तो जो आपके एम्पलीफायर होते हैं वो कांस्टेंट पावर को इजीली हैंडल कर लेते हैं जब कांस्टेंट पावर होती है तो। सेकंड, इसका जो एडवांटेज है, इसमें नॉइस कम होती है ना, एफएम आपका साफ आता है। इम्यून टू नॉइस, मैंने नॉइस को जो है इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि जो नॉइस होता है आपका, नॉइस क्या होता है एक्चुअली, नॉइस जो होता है ना वो डिफरेंट आपके एम्पलीट्यूड वेरी करता है, तो आप उसका एम्पलीट्यूड को आप फिल्टर कर सकते हो आराम से। तो इसलिए हम जो है नॉइस यहाँ पे इजीली मैंने वो हटा सकते हैं, क्योंकि नॉइस जो होता है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है। तो अगर आपने मान लो डिफरेंट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है, दोनों वेरी करता है, तो आप जो है फिल्टर लगा के जो एम्पलीट्यूड आपके अलग हो रहे हैं उनको आराम से फिल्टर कर सकते हो। यूजिंग एम्पलीट्यूड लिमिटेड, लिमिटर बोलते हैं, एम्पलीट्यूड लिमिटर वी कैन easily filter the noise। तो ये इसके मेन मेन जो हैं एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एफएम जो होता है वो कम डिस्टेंस के लिए वो होता है, एक्चुअली ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस के लिए जाता है। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज लिखी सबने, किसने नहीं लिखा तो बताओ। तो पहला है कि एरिया ऑफ रिसेप्शन ऑफ एएम इज लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट, मतलब जितना आप देख सकते हो वहीं तक जा सकता है। मतलब जैसे मतलब ये अर्थ है,
और यहाँ पे कोई आपने साउंड सिग्नल भेजा तो सिग्नल यहाँ से इतने इतने एरिया में जा पाएगा, बस आप जब भेजोगे तो यहाँ तक जा पाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लोग होंगे वो उसे सुन पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको ऊंचा बनाते हैं फिर टावर को, ताकि ये ज़्यादा एरिया तक जाए ऐसे। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि आप कितना ऊंचा बनाओगे, है ना। तो ये लिमिटेड है टू द लाइन ऑफ साइट तक। तो एरिया ऑफ रिसेप्शन इज वेरी स्मॉल, हमने लिख दिया है ना। सेकंड है जो इसके इक्विपमेंट होते हैं एफएम ट्रांसमिशन के, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। थर्ड, इसको चैनल विड्थ बहुत चाहिए होती है। अभी हमने देखा ना कई सारे बैंड इसमें बनते हैं, तो उसकी चैनल विड्थ काफ़ी होती है, ऑलमोस्ट 10 times एज एम वेव। तो उसके 10 टाइम चाहिए होती है। तो आप ज़्यादा स्टेशन नहीं बना सकते आप। आपकी अगर बैंडविड्थ आपका लिमिटेड है तो आप कम एफएम स्टेशन बना सकते हैं एज कम्पेयर टू एएम स्टेशन के। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, अब जो है क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है व्हाट इज द मीन बाय डेविएशन। तो डेविएशन आपको पता ही है क्या होता है ना, एफएम वेव का, अभी हमने लिखा था। तो ये तो आप कई लोग हैं, इसको नहीं करते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स of an FM signal in which modulating frequency is 2 kilohertz and maximum deviation is 10 kilohertz। तो क्या वैल्यू होगी इसमें एम एफ की? म्यू मत लिखना है यहाँ पे, एम एफ की वैल्यू चाहिए हमें। एम एफ क्या पढ़ा था हमने? डेल्टा बाय म्यू पढ़ा था ना। डेल्टा आपको पता है यहाँ पे, मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा मैक्स 10 किलो हर्ट्ज है। तो क्या आंसर आएगा? 5. 5। तो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि 1 से कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लिखा नहीं कुछ कि ज़्यादा होने में कोई नुकसान है या नहीं है। वहाँ तो नुकसान था आपका एफएम वेव में, सॉरी एएम वेव में, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आ सकता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लियर हो सबको, डेल्टा मैक्स बाय म्यू सी होता है ये।
सॉरी म्यू एम होता है, मॉड्यूलेटिंग वेव लगाते हैं ना, तो वो आपको दिया हुआ था मॉड्यूलेटिंग वेव का। ठीक है, आगे चलें। आगे है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एम वेव। तो दोबारा एम वेव पे आ गए। एम वेव जो होती है इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, आपके कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके सिग्नल को कुछ कर सकते हैं, मतलब वो प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, फेज चेंज कर सकते हैं, या उसको एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम लीनियरली बढ़ा सकते हैं, स्क्वायरली बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर डिवाइस यूज़ करते हैं। मान लो आपके जो वेव है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है एम टी, वो आपका था ए एम साइन ओमेगा एम टी, और कैरियर वेव आपकी जो थी वो थी ए सी साइन ओमेगा सी टी। ये कैरियर वेव है, वो मॉड्यूलेटिंग वेव है जिसको आपको भेजना है। तो यहाँ पे हम जो है स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज़ करते हैं। मान लो मैं डायरेक्ट इसको ऐड कर दूं, लीनियर डिवाइस में यूज़ करूं इसको सुपर इम्पोज करने के लिए, तो दोनों को ऐड कर देगा सिंपली, इसको और इसको ऐड कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे कैरियर वेव के लिए स्क्वायर डिवाइस यूज़ करता हूँ, तो क्या होता है उससे, इस पे हम स्क्वायर लॉ डिवाइस लगाते हैं। उससे क्या होगा, वाई जो आपका आएगा वो आएगा मान लो इनको लीनियरली पहले ऐड करूँ, तो लीनियरली ऐड करूँगा तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी, ये आएगा, है ना। अब इस पे हम जब स्क्वायर डिवाइड लगाते हैं तो क्या करता है, इसको एक्स टी प्लस सी एक्स टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसने स्क्वायर लॉ यूज़ किया। तो डिवाइस कैसे स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसने ऐसे किया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, जब इसको आप खोलोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, दोनों की एक्स टी की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर पुट करोगे, तो क्या आएगा, ये आपका आएगा इक्वल टू बी, एक्स टी की जगह आ जाएगा ये सब पूरा ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस सी एक्स टी का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये ए एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ये आया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर वालों को हम चेंज कर सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 - cos 2 थीटा/2 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पे आएगा, कॉस स्क्वायर तो हमारा ना साइन ही आ रहा है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम साइन 2 थीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इनको हम पहले लीनियर फॉर्म में चेंज करके फिर ऐड कर लेते हैं। तो जब आप ऐड करोगे फाइनली इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, बी ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस बी ए सी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस c/2 ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऐसे अगर आप ये करोगे तो ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। वन वाले जो फैक्टर होंगे माइनस c/2 ए एम का स्क्वायर
कॉस 2 ओमेगा mt -c/2, या पिछले वाला सॉल्व करोगे वो आ जाएगा सारा, ये है ना। कॉस 2 ओमेगा ct प्लस क्या बचा, CAM AC। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे साइन ये आया था ना, साइन थीटा कॉस थीटा जो आया था, तो ये आपका आया था साइन 2 थीटा। इसका हम एक्चुअली ये लिखते हैं इसको, वी कैन राइट कॉस A - B, या यहाँ पे हमारा अलग अलग आ रहा है ना, साइन ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन A कॉस B वाला, साइन A साइन B, सॉरी। तो यहाँ पे हम साइन A साइन B यूज़ करते हैं। साइन A साइन B जो होता है आपका, या 2 sin A sin B अगर हम बोलें तो होता है cos A - B माइनस cos A + B। cos A - B cos A + B, तो यहाँ पे cos A - B cos A + B का फैक्टर आ जाएगा एक, तो ये जो आया आपका, ये cos A - B आ जाएगा, cos ओमेगा C - ओमेगा mt आ जाएगा, और -CAM AC cos ओमेगा C + ओमेगा mt आ जाएगा। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन पूरा आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ जो है कांस्टेंट है, तो ये डीसी कंपोनेंट है एक तरह का, डीसी कंपोनेंट है। उसके अलावा बाकी फ्रीक्वेंसी आप देखो तो ओमेगा m आपके पास है, ओमेगा C है, 2 ओमेगा m है, 2 ओमेगा C है यहाँ पर। उसके अलावा ओमेगा C - ओमेगा m है, उसके अलावा ओमेगा C + ओमेगा m है। तो ये जो वेव है ये इन सब फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है। अब इसको आप क्या करते हो, एक बैंड पास फिल्टर से पास करते हो। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, ये जो है एक फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता है, तो ये उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी होती है उनको अलाउ नहीं करता। तो हम इसे कहाँ सेट कर देंगे, हम इसे सेट करते हैं यहाँ पे, मान लो ओमेगा C पे। तो ये क्या करेगा, ओमेगा C को अलाउ कर देगा, ओमेगा C + ओमेगा m को अलाउ करेगा, और ओमेगा C - ओमेगा m को अलाउ करेगा। तो ये इन तीनों को अलाउ करेगा, बाकी इनको अलाउ नहीं करेगा, जबकि बाकी हैं, मतलब इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। तो जब बैंड पास फिल्टर से आप इसे पास करोगे तो आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है पास हो जाएंगी। और आपने देखा था जब AM आपने मॉड्यूलेटेड किया था तो ये 3 फ्रीक्वेंसी आई थी वहाँ पे, तो एक तरह की AM वेव बन जाएगी। तो आप इसे क्या करते हो, मैसेज सिग्नल आप डालोगे इसमें, मॉड्यूलेट किया आपने, फिल्टर से भी पास करोगे, कैरियर वेव ऐड करोगे तो क्या होगा, मॉड्यूलेट हो जाएगा ये। फिर इसको बैंड पास फिल्टर से पास करोगे, और उसके बाद इसको भेजने से पहले आप इसे एम्पलीफाई करते हो, तो एम्पलीफायर से पास करते हो। फिर ये एंटीने में जाके ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो इसको वेव को प्रोड्यूस करते हो। अब इसका सर्किट या बना लो पहले, फिर सर्किट डायग्राम देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसा होता है इसमें, जिसमें कि आप कैरियर वेव को और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज कराते हैं। तो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं उसके लिए, तो कैसा बनता है एक बार देख लेते हैं, फटाफट से नोट कर लो ये। डन, नोट है, आगे चलें। एक मिनट। इसको हमने जो सेट किया था ओमेगा C पे सेट किया था बैंड पास फिल्टर को ना, एट ओमेगा C, तो इसको ओमेगा C के अबाउट सेट करेंगे, तो उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर देगा ये।
एक कैरियर वेव है, ठीक है। डन। तो डायग्राम आपका जो बनता है इसमें ये कैरियर वेव को सुपर इम्पोज कराते हो आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, और इनपुट वोल्टेज डालनी पड़ती है आपको उसमें। तो ये आपका इनपुट सर्किट हो गया, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपका जो आउटपुट आएगा ये फिर बाहर हम सोर्स पे वो कर देंगे। तो ये आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे, इसको हम बेस ग्राउंड भी कर देते हैं साथ में, और यहाँ पे जो आपकी बायस के लिए बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये VBE है, ये कैरियर है, कैरियर वेव सोर्स, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये रेसिस्टेंस, एक ट्रांजिस्टर है NPN, ये VCE है। तो इस सर्किट का यूज़ करके हम दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं, और इसमें बाकी जो हमें करना है वो भी करते हैं। इसमें हमने वो नहीं दिखाया आपको, जो बैंड फिल्टर हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, है ना। तो ये बेसिक जो है ये स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब हमने डिमॉड्यूलेशन की बात की थी। मैंने आपको कहा था कि हम अगर फ्रीक्वेंसी को हटाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे हटाते हैं। मैंने जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी हमने ऐड की है, फाइनल तो आपको नहीं चाहिए साउंड, आपको तो जो साउंड आपने वहाँ से बोला था आपको वो सुनना है। तो जो आपने कैरियर वेव ऐड कर दी थी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो आपको हटानी पड़ेगी अब। तो उसको हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कैरियर वेव जो है हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है आपको। हाई फ्रीक्वेंसी की वेव हटाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं उसको, तो उस सर्किट को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। आपने मॉड्यूलेट कर दिया और फिर उसे डीमॉड्यूलेट, जब वो पहुंची वहां पे रिसीव हुई तो डीमॉड्यूलेशन है। तो ये रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन है। सर लास्ट लाइन तक। अभी आ रहा हूँ, इसको नोट कर लो तब तक। ये रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन है, और ये यूज कहाँ होती है, एट रिसीवर एंड टू रिकवर ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो ओरिजिनल आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था उसको रिकवर करने के लिए रिसीवर एंड पे ये प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, है ना। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, और इन दोनों को जो जो काम करता है, दोनों काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग यूज करते हो सब। मॉड्यूलेशन का MO ले लो और डीमॉड्यूलेशन का DEM ले लो, तो क्या बोलते हैं, मॉडेम। तो मॉडेम दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है। इसका सर्किट भी देख लेते हैं, जैसे सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे हम करते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, हम लोगों ने ऐसे उसमें किया था ये, जब मैंने आपको फिल्टर पढ़ाए थे वहाँ पे, RC फिल्टर और वो सब फिल्टर। डन सर।
तो यहाँ पे जो है फिल्टर आप मैंने कर सकते हो उसे। तो मान लो ये रिसीवर एंटीना है आपका, यहाँ से आपने रिसीव किया सिग्नल और इसको आपने कपलिंग करके सर्किट में डाला। यहाँ पे आपका कैपेसिटर होता है वेरिएबल, और यहाँ पे आपका एक डायोड लगा होता है, और यहाँ पे आपका एक और कैपेसिटर होता है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। दोनों पैरेलल में लगाए थे जानबूझ के, इसको सी डैश मान लेते हैं। और ये रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस आपको जो है आउटपुट सिग्नल मिलता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो अब आपको पता है जब ये वेव आपकी आएगी, तो ये वेव जब यहाँ पहुंचेगी रिसीवर एंड पे, तो ये ऐसे कुछ होगी। इसमें कैरियर वेव की हाई फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, और प्लस जो ओरिजिनल सिग्नल था उसकी लो फ्रीक्वेंसी वाले जो बाहर एनवलप बना हुआ है ये होगा। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या हटाना है, कैरियर वेव हटानी है, क्योंकि कैरियर वेव तो आपने ऐड की थी, आपको चाहिए नहीं। तो आपने क्या किया, देखो पहले आपने इसको पास किया, पास करोगे तो क्या होगा, ये डायोड लगा, डायोड जो है एक बार एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है, आपको पता है। तो ये आधे सिग्नल को तो उड़ा देगा, तो इसका आपको जो आउटपुट आएगा पहले वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये काम डायोड ने कर दिया। अब जब ये सिग्नल यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे इस पे दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब आपको पता है कैपेसिटर जो होता है वो हाई वोल्टेज को इजीली अलाउ कर देता है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट को इजीली अलाउ कर देता है, एसी को इजीली अलाउ कर देता है कैपेसिटर। तो इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो चीजें होंगी, हम ऐसे सेट करेंगे वैल्यू कैपेसिटर की, कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आपकी वो होंगे सिग्नल्स होंगे, वो सारे यहाँ से पास कर जाएंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ पे कैरियर वेव की हाई फ्रीक्वेंसी है, तो कैरियर वेव जो है यहाँ से पास हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा फिर, जो ओरिजिनल सिग्नल है, तो इसके अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगी, वेरिएबल वोल्टेज, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ओरिजिनल सिग्नल के। तो वो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। क्लियर हुई आपकी, क्योंकि एक्स सी जो होता है आपने पढ़ा था 1/ओमेगा सी होता है। तो एक्स सी इज लेस इफ ओमेगा इज हाई। तो कैरियर वेव जो होता है उसका ओमेगा हाई होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो जो कैरियर वेव होती है यहाँ से पास हो जाएंगी, और आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है आपकी ओरिजिनल वेव मिल जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर। क्लियर हुआ सबको ये प्रोसेस। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है कि इन अ डिटेक्टर आउटपुट सर्किट, detector output circuit consist of R equal to 10 kilo ohm and C equal to 100 picofarad. Calculate the frequency of carrier signal it can डिटेक्ट, है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है,
आपको सी दिया हुआ है 10⁻12 होगा तो 10⁻10 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे टाउ निकालो इसका, तो आपका 10⁻⁻6 और ये -6 बचेगा ना, 4 और -10 करोगे तो। ओके, आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी आती है? अगर मैं 1/RC निकालूं, इसका 1/RC कितना आएगा? 10⁻6। ठीक है, तो इसकी 10⁻6 फ्रीक्वेंसी के लिए वो है, ये सही है, मतलब ये सर्किट। ओके, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है काफ़ी, तो ये आराम से, मैंने 10⁻6 वाला तो इससे भी पास हो जाएगा आराम से, कैपेसिटर वाले सर्किट से। तो अगर मान लो आपकी जो वेव आ रही है उसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही 10⁻6 का है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी यहीं से पास हो जाएगा। तो आप तो चाहते नहीं यहाँ से पास हो, आप तो चाहते हो यहाँ से पास हो। तो आप क्या करोगे कि आप जो है कैरियर वेव जो है वो आप हाई फ्रीक्वेंसी की रखोगे। तो जो कैरियर वेव होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की होगी और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका जो है वो अलग होगा। तो कैरियर वेव एटलीस्ट आपकी जो होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की, इससे हाई होनी चाहिए, मतलब 10⁻6 से। तो जब वो 10⁻6 से बहुत हाई होगा तो कैरियर वेव आपकी यहाँ से आराम से पास हो जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव है शुड बी मच ग्रेटर देन 10⁻6। तो आराम से जो है फिर क्या होगा, यहाँ से पास हो जाएगी और जो बाकी वेव होंगी वो अलग चली जाएंगी। मॉड्यूलेटिंग की तो कमी होती है फ्रीक्वेंसी वैसे यूजुअली, तो अलग जाएगा यहाँ से। लेकिन कैरियर वेव ऐसा ना हो कि वहाँ से चली जाए, तो कैरियर वेव भी यहाँ से आराम से पास हो, 10⁻6 से ज़्यादा होना चाहिए, उतना इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, ओके, चले आगे चलें। अब यहाँ पे मॉडेम और फैक्स दो चीज़ें हैं जो आपको ब्रीफ में थोड़ा सा दी हुई है क्या होता है। फैक्स मशीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने वैसे तो मॉडेम देखा है, आप मॉडेम सुना है सब लोगों ने? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या करता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। हाँ, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर करता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, आपके जो सिग्नल होते हैं वो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि डिजिटल सिग्नल कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू द टेलीफोन लाइन। तो ये एक्चुअली उन्हीं को जो है मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करता है ना। आपके जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं एक्चुअली वो आपके जो है एनालॉगस फॉर्म में होते हैं, तो उन्हीं को हमें मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना होता है। can't transmit along telephone line। तो इसका काम क्या होता है, ये जो है मॉडेम जो है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो मॉडेम होता है एक्चुअली, मॉडेम का काम क्या होता है, दो कंप्यूटर को ऑर्डिनरी केबल से कनेक्ट करना, मतलब टेलीफोन केबल से कनेक्ट करना। क्योंकि टेलीफोन केबल में डिजिटल सिग्नल नहीं होता। अगर डिजिटल सिग्नल मान लो ट्रांसफर हो सकते हैं इजीली, तो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आप ट्रांसफर करते वायर में और अगले कंप्यूटर पे चले जाते, तो मॉडेम की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बीच में आपको एनालॉगस करना है, तो आपको एनालॉगस सिग्नल भेजना पड़ेगा, फिर आप वहाँ जाकर फिर कन्वर्ट करोगे उसको डिजिटल में, तो इसलिए मॉडेम की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, इसका मेनली जो यूज है, इट इज टू यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर डिवाइस with other by using ordinary
टेलीफोन लाइन, टेलीफोन तो क्या, अब तो खैर इंटरनेट की लाइन आती है, पहले टेलीफोन की होती थी उसमें मॉडेम लगा देते थे, अब तो इंटरनेट के लिए डेडिकेटेड लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा जो है मॉडेम करता है। अगर आप इसका मॉडल वगैरह बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर आपका 1 है और एक कंप्यूटर 2 है, तो ये जो मॉडेम है ये मॉड्यूलेट भी करता है। अगर ये सिग्नल आया तो इसे मॉड्यूलेट करके आगे भेजेगा, और यहाँ का जो दूसरा मॉडेम होगा इसको डीमॉड्यूलेट करेगा। तो इसका जो मॉड्यूलर सेक्शन होगा वो इसके डीमॉड्यूलर सेक्शन से कनेक्टेड होगा, ये वहाँ सिग्नल भेजेगा, आप ये बोल सकते हो, फिर ये कंप्यूटर को भेजेगा। ऐसे ही इसका डीमॉड्यूलर, जब ये उल्टा आएगा सिग्नल तो इसका ये मॉड्यूलर सेक्शन होगा, ये जो सिग्नल आगे भेजेगा डीमॉड्यूलर सेक्शन इसको करेगा और कंप्यूटर को यहाँ भेज देगा। तो इसका बेसिक जो है मॉडल है। ठीक है, ये क्लियर है सबको यहाँ तक? फटाफट बना लो इसको, फिर एक और फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट से। फैक्स मशीन देखिए आप लोगों ने? किसने सुना है? ये देखिए, सर देखी नहीं है। देखी नहीं, मूवी में देखी, किसने मूवी वगैरह में देखी होगी? जैसे हम एक तरफ से कोई वो भेजते हैं तो वहां से वो निकलता है ना, प्रिंट आउट इसके निकलता बारे है में दूसरे ऑफिस। यस सर, देखा है। अगर हम मूवी वगैरह में देखा अच्छा। होगा, पहले यूज होती थी काफी, तो आप यहाँ से जैसे प्रिंट भेजते हो तो दूसरे में उसकी वो निकलता है, तो आप फोटोस्टेट मशीन ऐसी हो गई कि वही निकाल देती हैं। लेकिन पहले फैक्स मशीन अलग से होती थी, जो दिखाते नहीं कई बार कि आतंकवादी की फोटो भेजी तो वहां से निकलती, तब तक वो आतंकवादी वो गायब हो जाता है, हीरो आतंकवादी होता है, वो कहते हैं कि इसकी फोटो है, इसको ढूंढो कहाँ है ये, तब तक वो वहां से निकल जाता है। तो जो फोटो निकलती रहती है, प्रिंट होती रहती है उसके, यस सर, यस। तो फैक्स मशीन है एक तरह से। तो पहले क्या होता था, पहले ना अब तस्वीरें वगैरह नहीं भेज पाते थे, मतलब पहले इंटरनेट तो था नहीं, तो ऐसा नहीं था कि आप तस्वीर डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज दो या फोन पे भेज दो, व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं पहले, तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना था, फैक्स से भेजना पड़ता था। अभी भी कई जगह पे फैक्स मशीन यूज होती है जहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, तो वहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं भेजे जाते, वहाँ पे साइन होते हैं पूरे प्रॉपर, और साइन होके उसकी फिर, अब तो खैर मेल वेल भी यूज होने लगे कई जगह पे, और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भेज देते हैं, लेकिन अभी भी फैक्स मशीन कई जगह पे यूज होती है। तो ये जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड रिप्रोडक्शन का जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आप इससे भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। एंड रिप्रोडक्शन, तो वो सेम तस्वीर वहां पे जो है आप रिप्रोड्यूस, मतलब आप उसकी इमेज प्रिंट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपकी फैक्स मशीन है मान लो एक, तो इसमें आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाला, यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर होता है एक, जिसमें लेंस वगैरह लगे होते हैं, कई बार कहते हैं लेंस खराब हो गया तो फिर वो स्कैन नहीं करता ढंग से, तो आपने डॉक्यूमेंट जो भेजा है उसके बीच में स्कैन होगा, स्कैन होके वो पार्क निकलेगा, तो फिर जो होगा यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसर होता है, सेंसर जो है फिर सिग्नल देता है, तो मैंने इसको वो करता है लाइट सिग्नल, जो ऑप्टिकल स्कैन जो उसकी मैंने वो लेगा, इमेज वगैरह लेगा, वो उसको भेजता है सेंसर को, तो ये लाइट सिग्नल भेजता है। सेंसर उसे रिसीव करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन आप डिजिटल भेज नहीं सकते, तो आपको मॉडेम चाहिए।
तो यहाँ पे लगाएंगे मॉडम, वो इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वो दूसरी मशीन में आगे इसको ट्रांसफ़र करेगा टेलीफोन लाइन के थ्रू। अब मान लो दूसरी मशीन लगी हुई है, दूसरी मशीन का इसको मॉडेम रिसीव करेगा। मैं यहाँ लगाता हूँ तो इसका दूसरी मशीन का जो मॉडेम होगा वो इसे रिसीव करेगा। दूसरी मशीन का ये मॉडेम है जो उसको रिसीव कर रहा है, मैंने सेम मशीन होती है, बस यहाँ पे इनपुट आ रहा है तो अलग तरीके से जाएगा। और अगर आपको उसका प्रिंट लेना है तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है ये डिजिटल सिग्नल आएगा और प्रिंटर होता है यहाँ पे। ये डिजिटल सिग्नल आया और इसने जो है आपका प्रिंटर होता है जो आपका प्रिंट आउट देता है। ठीक है, वो प्रिंटर यहाँ भी रहा होगा लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि यूज़ नहीं किया तो हमने बनाया नहीं था, आप बना लेते हैं। तो ये प्रिंटर यहाँ भी रहा होगा। तो यहाँ पे इनपुट का प्रोसेस और आउटपुट का प्रोसेस अलग अलग हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनके सेंसर होंगे तो वो अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे इसका ये भी एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल स्कैनर। तो यहाँ पे ये इनपुट हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, तो दोनों जगह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। तो उसका सेंसर जो है वो अभी वर्क बिजी नहीं है, ऑप्टिकल स्कैनर भी बिजी नहीं है। तो ये बेसिक जो है प्रोसेस है ऑफ अ फैक्स मशीन। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? यस। ओके, अब जो है एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है छोटे छोटे से, वो कर लेते हैं, फिर इसमें चैप्टर ये यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस, सीबीएसई का क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच एग्जैक्ट reproduction of document at a distant place can be perceived। तो इसको पूरा लिखेंगे हम। आंसर होगा इसका फेस, सॉरी FSC, फेस स्माइली टेलीग्राफी। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये बेल लैब ने शायद डेवलप किया था फैक्स मशीन, जो मुझे ध्यान आ रहा है। बेल लैब वाज अ वेरी फेमस लैब इन यूएस से, उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है बड़ी बड़ी चीज़ें डेवलप की हैं। आपको ही पढ़ना उसके बारे में, मैंने किताब में पढ़ा था, तो मुझे वहाँ से ध्यान आ रहा है कि शायद फैक्स भी उन्होंने किया था। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है गिव वन डिफरेंस बिटवीन, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, फैक्स एंड ई मेल सिस्टम। क्या डिफरेंस है फैक्स और ईमेल में? तो फैक्स में क्या होता है, हम लोग जो मिलता है हमें वो डिजिटल कॉपी नहीं मिलती, उसकी सीधा हार्ड कॉपी मिलती है ना, आप सीधा प्रिंट आउट निकलता है। ऐसा नहीं होता कि पीडीएफ फाइल आई पहले फिर आपने प्रिंट का ऑप्शन दिया तो वो प्रिंट हुई, सीधा आपको हार्ड कॉपी मिलती है। फैक्स मशीन में हमेशा पेपर लोड होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर यहाँ से फैक्स आता है तो कई बार अगर लोड नहीं होगा तो फिर रुका रहता है वहाँ पे। तो फैक्स मशीन में पेपर हमेशा लोड होना चाहिए। एंड ईमेल में आपको पता है आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, ईमेल तो आप लोग यूज़ कर ही रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन है,
what type of modulation is required for television broadcast? तो टेलीविजन में देखो दोनों चीज़ें होती हैं, वीडियो सिग्नल होता है और ऑडियो सिग्नल भी होता है, दोनों के लिए अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। तो वीडियो के लिए जो है एएम किया जाता है और साउंड के लिए जो है एफएम किया जाता है। ठीक है, तो बाद में दोनों को फिर सुपर इम्पोज किया जाता होगा जब फाइनल पहुंचते होंगे यहाँ पे। तो इसके लिए ये सूटेबल है, इसके लिए ये सूटेबल है। मे भी हो सकता है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है वीडियो वाले की, इसलिए हो, ये जो भी रीज़न हो, एएम प्रेफर किया जाता है वहाँ पे और यहाँ पे एफएम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, तो ठीक है, ये हमारा एक पार्ट इसका कम्युनिकेशन का खत्म हो गया। अगला पार्ट अब अगली क्लास में करेंगे, वो इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो बस न्यूमेरिकल टाइप के कुछ हैं डेरिवेशन, और बाकी तो सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, काफ़ी सारी जीपीएस के बारे में है, आपका इंटरनेट और आपके जो कम्युनिकेशन, जो भी स्पेस कम्युनिकेशन होता है बेसिकली, उसके बारे में है, लैन वैन के बारे में है। तो अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप उसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। राइट, तो अभी क्लास को यहीं पे करते हैं स्टॉप और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर एक क्वेश्चन था एसी का। किसका? एसी का? यस सर। बोलो। सर एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में है, हम्म, उसके पैरेलल में कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में है, अच्छा। और ये एक एसी सोर्स से लगा है। इसके हमको वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पता है, हमको जो सर्किट में करंट है वो बताना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इम्पीडेंस निकाला था तो पूरा सर्किट का, हम्म, तो ऊपर वाली ब्रांच होगी ऐसे लगा है? उसमें। नहीं सर, तो यहाँ पे क्या जो है? नहीं सर, जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो एक ब्रांच है, और एक इंडक्टर और रजिस्टर की एक ब्रांच है। अच्छा ठीक है, इंडक्टर और रजिस्टर की ऐसे। एल आर और सी आर वाला ब्रांच है। ऐसा? सी की जगह आर है ऊपर वाली ब्रांच। सी की जगह आर, एक एल आर है, एल आर तो नीचे वाला हो गया ना, दूसरा क्या है? जैसे एक सी आर। सी आर है, ये आर है। ठीक है, तो हाँ। सर एक तरीका करंट निकालने का हो सकता है कि ऊपर वाली ब्रांच की इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, नीचे वाली ब्रांच की इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, फिर पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल वाले फॉर्मूला से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर वहां से करंट आ जाएगा। ठीक है। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऊपर वाली ब्रांच है उसमें जो वोल्टेज वो उसमें, तो वहां पे जो सर करंट आ जाएगा वो हम निकाल सकते हैं फेजर से। वहां से करंट आ जाएगा कि वो वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, या हाँ, ahead है। कर और सकते हैं। नीचे वाले में भी निकाल लेंगे करंट अलग से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं और यूजुअली। जो ऊपर वाला करंट है और नीचे वाला करंट है उन दोनों के फेजर आ जाएंगे, अब उनको फेजर वाइज दोबारा ऐड कर लेंगे। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। हमने शायद एक क्वेश्चन किया भी था जब एडवांस की क्लास में हमने किया होगा, तो ऐसे कुछ किया नहीं था हमने। सर एसी की एडवांस की क्लास नहीं हुई अभी। एसी नहीं हुआ एडवांस में? यस सर, नहीं सर एक क्लास में हो गया था पर शायद हमारा। हुआ था, एक क्वेश्चन में किया था ऐसा, तो उसमें ऐसे ही करते हैं। हाँ, यूजुअली हम करंट निकाल लेते हैं दोनों यहाँ से, I1 और I2, और फिर दोनों का फेज देखते हैं क्या आ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से उनको फिर ऐड कर लेते हैं, जो भी फेज आ रहा होता है तो वेक्टरली ऐड कर लेते हैं उनको, जो भी इनका एंगल आ रहा होता है। कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, आ रहा होगा, यस सर ओके। है ना। यूजुअली यही तरीका यूज करते हैं ये वाला, इससे इजीली होता है। कई बार वो बड़ा हो जाता है, जो आप बता रहे हो ना, उससे बड़ा हो जाता है कई बार। यस सर, इम्पीडेंस से करेंगे तो पहले रिएक्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इम्पीडेंस निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरी बार इम्पीडेंस निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो ये बेटर है इससे। ठीक है, यस सर। चलिए तो ठीक है, इसको फिर जो है वो करते हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं? डाउट क्लियर है सबका? और किसी को डाउट कोई? नो? नो सर। चलो फिर ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग।